ये कर रहे थे हम, ठीक है। तो डाइवर्जेंस जो है अगर है तो वो सिर्फ वेक्टर का होता है, स्केलर का नहीं। और अगर किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस है, जीरो नहीं है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, कोई वैल्यू रख रहा है, तो इसका मतलब है, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वो वेक्टर इरोटेशनल वेक्टर है, मतलब वो वेक्टर सीधे वाला वेक्टर है। जैसे मैं और एक उदाहरण से तुम्हें समझाता हूँ। क्लास में पंखा घूम रहा है, ठीक। सो पंखा घूम रहा है रोटेशन मोशन में। तो ऐसा उसकी जो वेलोसिटी है पंखे की, वो भी एक वेक्टर है, ठीक। तो कहने को तो डाइवर्जेंस वेक्टर का है, तो डाइवर्जेंस v लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि v रोटेशनल है, v सीधी नहीं है, इसमें v रोटेशनल है, तो डाइवर्जेंस v जो है जीरो होगी, ये कह रहा हूं मैं। दूसरा उदाहरण समझो। मान लो तुमने टंकी खोल दी, तो टंकी में पानी नीचे को बहने लगा, ठीक। अब जो पानी की धार आ रही है टंकी से, वो सीधी आ रही है, वो घूम नहीं रही, वो सीधी आ रही है। तो जो वाटर की वेलोसिटी है, अगेन वेलोसिटी वेक्टर है तो डाइवर्जेंस होगा वो, लेकिन वो अब जीरो नहीं होने का, क्योंकि इस केस में वेलोसिटी इरोटेशनल वेक्टर है। आ गई आपको बात समझ में, ठीक है। और जो वेक्टर घूमने वाले होते हैं, जैसे कि ये पंखे वाला एग्जाम्पल मैंने लिया, ऐसे वेक्टरों का बेटा डाइवर्जेंस तो जीरो होता है, लेकिन उनका कर्ल एग्जिस्ट करता है। कर्ल, CURL, कर्ल। तो कर्ल भी केवल एक वेक्टर का ही होता है, स्केलर का नहीं होता है, ठीक है, अगर कर्ल कहीं लिखा है। लेकिन अगर किसी वेक्टर का कर्ल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो रोटेशनल वेक्टर है, इसका ये मतलब है। उसका डाइवर्जेंस तो जीरो होगा, लेकिन कर्ल नॉट इक्वल टू जीरो होगा। कौन सा? जो वेक्टर रोटेशनल होता है। और जो वेक्टर इरोटेशनल होता है, उसका कर्ल जीरो होगा और डाइवर्जेंस नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो डाइवर्जेंस एंड कर्ल का ये मतलब होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो जब भी हम डबल इंटीग्रल को ट्रिपल इंटीग्रल में चेंज करते हैं, बेटा ये जो पीले से मैंने निशान लगाया हुआ है फॉर्मूला, इसे आप हमेशा इस यूनिट में आगे बढ़ने के लिए डायरेक्टली यूज करेंगे। तो अभी से इसको मन में बिठा लीजिए कि डबल से ट्रिपल इंटीग्रल में जब जाएंगे तो डाइवर्जेंस वर्ड लग जाएगा वेक्टर के आगे, और ds जो है वो dv में बन जाएगा। अगर dv को ds में चेंज करना है तो डाइवर्जेंस को हटा दीजिए और वो बगैर डाइवर्जेंस के हो जाएगा वेक्टर, और dv जो है ds में आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना है। डेरिवेशन मैथ्स में होगा, वो थ्योरम है, हम वो थ्योरम पे नहीं जा रहे हैं, हम इसको डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं। अब मैंने आपको फिजिक्स से समझा दिया है डाइवर्जेंस और कर्ल होता क्या है, ठीक है। वो सिर्फ वेक्टर पे लगता है। एक टर्म होती है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जो है वो स्केलर पे लगता है, ठीक है, वो वेक्टर पे नहीं लगता है, वो स्केलर पे होता है। और वो जो ग्रेडियंट के बाद जो चीज आती है, अब वो भी समझो, ये तो आपने समझ लिया कि डाइवर्जेंस जो है वेक्टर पे लगेगा, कर्ल जो है वेक्टर पे लगेगा, ग्रेडियंट जो है स्केलर पे लगेगा। अब ये देखो आता क्या है, जब डाइवर्जेंस किसी वेक्टर पे लगता है तो जो चीज आती है वो स्केलर होती है, ठीक है। कर्ल किसी वेक्टर पे लगता है तो आती है वो वेक्टर होता है। और जब ग्रेडियंट स्केलर पे लगता है तो जो चीज आती है वो वेक्टर। ये और एक बेसिक बातें हैं, ठीक है। तो आपने इस थ्योरम को नोट कर लिया, तो मैं आगे बढ़ूं। कर लिया सर ये नोट। ठीक है, ये अगली थ्योरम है स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या करती है, जब लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना होता है, यानी कि सिंगल इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में चेंज करना होता है, या डबल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में चेंज करना होता है, तो ये थ्योरम उनमें रिलेशनशिप बनाती है। So Stokes theorem helps us to establish a relation between line integral with surface integral and vice versa. Vice versa मतलब सरफेस का लाइन में और लाइन का सरफेस में रिलेशनशिप स्थापित करती है ये थ्योरम। फॉर एग्जाम्पल, if E is the electric field intensity at a point on the closed path, then the induced EMF along the closed path is given by closed integral E dot dl। तो अगर मान लीजिए किसी क्लोज पाथ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो मान लीजिए किसी भी पॉइंट पर उस क्लोज पाथ के इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो उस क्लोज पाथ के अलोंग जो ईएमएफ होगा या वोल्टेज होगी, वो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू
लेंथ ऑफ दी पाथ आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है जैसे फोर्स, और ईएमएफ ऐसे है जैसे वर्क, और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो इसीलिए देखो मैंने यहाँ किया है क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डीएल, ये होगा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस डी फाई वी बाई डी टी। ये फैराडे का लॉ है जो आपने 12th में पढ़ा है, वही लिखा है ये। नो अकॉर्डिंग टू, अच्छा ये थोड़ा संशोधन है, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लिख गई है वर्ड, ये स्टोक्स थ्योरम लिखो यहाँ नीचे, ये गलती से लिखा गया है, ये है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम से ये जो सरफेस इंटीग्रल है ई डॉट डीएल, ये बन जाएगा डबल इंटीग्रल यहाँ भी, हाँ इसकी जगह आपको स्टोक्स थ्योरम करना है, स्टॉक। ठीक, अच्छा एक और इसमें छोटा सा ये संशोधन है, ये बेटा ये जो फॉर्मूले में आ रहा है ना, ये जो फॉर्मूले में आ रहा है यहाँ, इससे आगे कर्ल लगाना, कर्ल ई डॉट डीएस, ई डॉट डीएल इक्वल टू कर्ल ई डॉट डीएस। तो इसमें कर्ल शब्द आ जाता है। ठीक है, और अगर आपको डीएस से डीएल में चेंज करना है तो कर्ल को हटा दीजिए। तो बेटा ये आपको डायरेक्टली करना है, यहाँ पे ई डॉट डीएल जो है कर्ल ई डॉट डीएस होता है, और कर्ल ई डॉट डीएस ई डॉट डीएल होगा। ई डॉट डीएस जो है डाइवर्जेंस ई डॉट डीवी होगा, और डाइवर्जेंस ई डॉट डीवी जो है ई डॉट डीएस होगा। तो डीएस को डीवी में करने के लिए डाइवर्जेंस लगाते हैं, डीएल को डीएस में करने के लिए कर्ल लगाते हैं। तो ये आपको डायरेक्टली लगाने हैं अब आगे इस चैप्टर में। और देखो ये कर्ल आ रहा है ना इस वेक्टर के साथ, तो देखो ये वेक्टर यहाँ कर्ल लगेगा, कर्ल ई डीएस। मैंने अभी आपको समझाया कर्ल हमेशा वेक्टर के साथ होता है, और जिस वेक्टर का कर्ल होता है वो वेक्टर घूमने वाला होता है, रोटेशनल। तो बेटा इसमें देखो रोटेशनल वेक्टर क्यों बन रहा है, क्योंकि मैंने तार गोल लिया हुआ है। तो गोल तार में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। ठीक, तो गोल तार में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा बन रहा है, गोल, इलेक्ट्रिक फील्ड गोल बन रहा है। तो गोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तो घूम रहा है ना वेक्टर, रोटेशनल हो रहा है ना, तो इसलिए इसका कर्ल एग्जिस्ट कर रहा है, डाइवर्जेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसको कर्ल ई डॉट डीएस कर लीजिएगा। हो गई दोनों थ्योरम। ये थ्योरम इसलिए बताई क्योंकि इस यूनिट में ये आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। आपको पता हो कि सरफेस को वॉल्यूम में कैसे चेंज करते हैं, वॉल्यूम को सरफेस में, लाइन को सरफेस में कैसे करते हैं, सरफेस को लाइन में कैसे करते हैं। तो लाइन को सरफेस में करते हैं स्टोक्स थ्योरम से, सरफेस को वॉल्यूम में करते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से। सरफेस को वॉल्यूम में करते हैं डाइवर्जेंस लगाते हैं, लाइन को सरफेस में करते हुए कर्ल लगाते हैं। अब अगर आप कहोगे कोई नियम बता दो, नियम देखो अगर मेरे से आप पूछते हो नियम क्या है, तो ऐसे समझो डीएल सबसे छोटा, डीएल से बड़ा डीएस, डीएस से बड़ा डीवी, क्योंकि डीएल एक भुजा वाला है, डीएस दो भुजा वाला है, डीवी तीन भुजा वाला है। ठीक, तो जब छोटे से बड़े में जाते हैं ऐसे समझ लो, तो बड़े को करने के लिए टर्म लगानी पड़ेगी, उसे रईस बनाना पड़ेगा ना भाई। देखो ऐसा नियम बता दिया आप भूलने के नहीं। जैसे डीएल से डीएस में जाना है तो आप जो है कर्ल लगा दो डीएस के साथ, डीएस को रईस बना दो। डीएस से डीवी में जाना है तो डीवी के साथ डाइवर्जेंस लगा दो, डीवी को रईस बना दो। तो जैसे छोटे से बड़े में जाएगा तो आदमी रिच बनेगा ना भाई। तो इस तरह से आप इस नियम से समझ लो, कभी गलती नहीं होने की, नहीं तो आप हो सकता है उल्टा कर दो एग्जाम में। ठीक है, अपनी कॉपी पर लिख लेना जो मैं कह रहा हूँ, डीएल से डीएस, डीएस से डीवी, डीएल सबसे छोटा उससे बड़ा डीएल, उससे बड़ा डीवी। तो हम जो है जब डीएल से डीएस में करेंगे तो कर्ल लगा देंगे, और जब डीएस से डीवी में करेंगे तो डाइवर्जेंस लगा देते हैं वेक्टर के साथ। ये नियम है भाई, ये थ्योरम का रिजल्ट है। प्रूफ जो है वो मैथमेटिक्स में है, हम इसको डायरेक्ट यूज कर रहे हैं फिजिक्स में।
आगे बढ़े, अगर लिख लिया हो तो। यस सर। ये बना लीजिए